Hello everyone. We continue the chapter Reshaping the Indian Political Map, Standard 8, Chapter 2. Or here you discuss the part 4th of this chapter. And today is the last part of this chapter where we finish this chapter. And in the discuss what the resistance of the Mughal. यहाँ हम मुख्य रूप से मुगल का प्रतिरोध किस प्रकार से हुआ और ये प्रतिरोध किस प्रकार से मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। उसके बाद सिख देखेंगे, सिख वंश के बारे में, सिख के बारे में देखेंगे, राजपूत के बारे में, अहोम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का, ये तो था कि वो टाइमलाइन थी मुगल एम्परर की, मुगल शासक जो थे। यहाँ हम देखते हैं मुगलों का प्रतिरोध। सबसे पहले ये देखना है कि मुगल की जो सत्ता स्थापित थी, इन सारी चीजों में कई बार उनको विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत में भी विद्रोह का सामना करना पड़ा, कंटिन्यू रहा। जैसे सबसे अधिक कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 37 के लगभग विद्रोह हुए थे, है ना। तो आप यहां देखो, पहला ही फैक्ट दिया हुआ है, 17वीं सेंचुरी में जाट संप्रदाय जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आता है, ठीक है, इन्होंने मुगल प्रशासन के दमनकारी अधिकारी की हत्या कर दी थी। ठीक है, मुगल शासन के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, गवर्नर था, इनकी हत्या कर दी। ठीक है, और इसमें एक ये है कि जो जाट विद्रोह हुआ था, इसमें इन्होंने मुगल प्रशासन की हत्या कर दी थी और 20,000 लोग जाट की ओर से लड़ाई लड़े थे। अंततः हालांकि जाट विद्रोह को, जाट लीडर जो थे उनको मार दिया गया और इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, लेकिन इनकी बहादुरी की गाथाएं आज भी प्रचलित है। उसके बाद बहुत सारे आदिवासी समूह आप देखोगे, भील, गोंड, संथाल, ये सब जो थे, कोच, ये अपने क्षेत्र पर अधिपत्य करने या उन पर कर लगने के लिए, कर लगने के प्रयास के विरुद्ध लड़ रहे थे। इनके क्षेत्र को जब मुगल कब्जा कर रहे थे या इन पे कर लगा रहे थे, तो इनके विरुद्ध भी लड़ रहे थे। एंड attempt while some of these group were subtle and gradually integrated into the, ठीक है, धीरे धीरे इन भी विद्रोह का दमन कर लिया गया और मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो थे, बनवासी, पहाड़ी या दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले, ये लोग जो थे, ये अपना स्वतंत्र बना के रखे थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट रखे थे। एक इसी में कहानी आता है रानी दुर्गावती का। रानी दुर्गावती रिमेंबर्ड एज ए वायलेंट क्वीन ऑफ द गह किंगडम, वन ऑफ द गोंड किंगडम इज सेंट्रल इंडिया। देखो इसमें क्या है कि रानी दुर्गावती गोंड राज्यों में से एक गढ़ राज्य, मध्य भारत की गोंड राज्य की एक वीर रानी के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी बुद्धिमता से शासन किया, अपने राज्य को समृद्ध बनाया। इनके पास 20,000 सैनिक और 1,000 हाथियों की सेना थी। इनके सहयोग से इन्होंने आक्रमण के कई प्रयासों को विफल कर दिया। इन पे कई आक्रमण हुए, सारे को इन्होंने विफल कर दिया। ठीक है, अकबर ने एक बार अपने एक सेनापति को 1564 में, यहां देखो, अकबर अटैक्ट हर किंगडम, अकबर ने आक्रमण कराया अपने सेनापति के द्वारा 1564 में यहां पर। ठीक है, तो इन्होंने अपने स्वयं ही नेतृत्व किया इस लड़ाई का। रानी दुर्गावती स्वयं ही लड़ने आई थी इस लड़ाई में। ठीक है, और उस समय और हालांकि इन्होंने बहुत काफी घायल हो गई थी और युद्ध भूमि में ही आत्म बलिदान दे दिया था। ठीक है, आत्म बलिदान दिया, इस वजह से अपना आत्महत्या खुद से ही कर लिया, क्योंकि इन्हें बंदी न बनाया जा सके। 40 वर्ष की थी। ठीक है, रानी दुर्गावती का एक भारत में वीरंगना के रूप में स्थान दिया जाता है, हीरोइक फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आप समझ गए। रानी दुर्गावती गोंड समुदाय से थी, 1564 में अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। आगे देखें, सर्ज ऑफ राजपूत, राजपूतों का उदय। देखिए, राजपूत मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र, राजस्थान वाले, ठीक है, गौरवशाली परंपरा के थे काफी। ठीक है, और जो भी भारत से आक्रमण होता था बाहर की ओर से, राजपूतों से सामना होता था इनकी, क्योंकि ये सीमा पे थे हमारे उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, राजपूतों के
ने खिलजी के आक्रमण के बाद, खिलजी का आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ पे, अलाउद्दीन खिलजी का। तो इन आक्रमणों के बाद, खिलजी कौन? दिल्ली सल्तनत का खिलजी, इन्होंने राजपूतों पे आक्रमण किया। इन आक्रमणों के बाद फिर से राजपूत अपने आप को पुनर्गठित कर लिए, ठीक है। और दो मुख्य रूप से वंश उभरे, मेवाड़ और मारवाड़। यहाँ देखो, मेवाड़ और मारवाड़ दो मुख्य रूप से यहाँ पे ग्रुप निकल कर आए, ठीक है। इन शासकों में वीर से राणा कुंभा, राणा संगा, कई राजपूत शासक थे। इन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी। अंततः इनको कहा जाता है कि बाबर के साथ बैटल ऑफ खानवा, खानवा के युद्ध में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा अंततः, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप मुगल अधिपत्य वाला नीति चलाए थे कि कोई राजा मुगल के अधीन काम करेगा, अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप ने रिफ्यूज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसके बाद लड़ाई होता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। मुगल सेना का पलड़ा भारी था, महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि छोड़ दी और अरावली की पहाड़ी में मुगल के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? अब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हारने लगे तो इन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दिया और गुरिल्ला लड़ाई लड़े। गुरिल्ला क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि ऐसा समझो कि छिपकर युद्ध करना, छिप जाना और देखना कि दुश्मन सैनिक आ रहे हैं तो अचानक से हमला कर देना, ये गुरिल्ला वेलफेयर, ठीक है। और चूंकि इनको एक ट्राइबल ग्रुप भील का भी समर्थन मिला था, ठीक है, भील्स का समर्थन मिला था। भील काफी अच्छे धनुर्धर होते थे, जनजातीय समूह के थे। ये आप मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे देख सकते हो, मेवाड़, ये प्रतीक चिन्ह है यहाँ का, ठीक है। बात करते हैं अहोम की। देखिए, अहोम शासक है। अहोम में क्या है कि 13वीं शताब्दी में अहोम जो जातीय समूह है वर्तमान म्यांमार ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में चले गए। अहोम साम्राज्य का गठन किया। सल्तनत एवं मुगल काल दोनों समय में अहोम शासकों ने उत्तर पूर्व में विस्तार के प्रयासों का कठोर प्रतिरोध किया। कई मुगल ने यहाँ पे आक्रमण किया, ठीक है, लेकिन अहोम को कब्जा नहीं ले पाए। एक अहोम की बहुत फेमस लड़ाई है, आपको बताते हैं, सेरन घाटी का, बैटल ऑफ सेरन घाटी का। इसमें क्या हुआ था कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने, अहोम की राजधानी गढ़गांव थी उस समय, ठीक है, यहाँ कैपिटल गढ़गांव थी, ठीक है, असम के क्षेत्र में, सेना भेजा लड़ने के लिए। और उस समय अहोम का सेनापति था लचित बरफुकान। लचित बरफुकान ये अपने 10,000 सैनिकों ने से, और मुगल की सैनिक थे 30,000, यहाँ 30,000, फिर भी काफी वीरता पूर्वक लड़े मुगल से और मुगल को हरा दिया और अपने आप को स्वतंत्र रखा। एक अहोम की सेरन घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई है जो हुई थी 1671 में। अहोम का उस समय नेतृत्व किए लचित बरफुकान, मुगल सैनिक को हरा दिए। मुगल सैनिक 30,000 थे और उस समय औरंगजेब ने भेजा था कब्जा करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे देखिए, ये सराय घाट का युद्ध जो हुआ था इसी का एक प्रतीक बनाया गया है। नदियों में बोट से के माध्यम से भी, नाव के माध्यम से भी ये लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरी फिगर में देख रहे हैं सराय घाट का युग, अहोम योद्धाओं कैसे यहाँ पे तोप वगैरह चला रहे हैं पहाड़ों पर से, इसी के प्रतीक है। सिख वंश के बारे में बात करेंगे तो 15वीं शताब्दी में, 15वीं सेंचुरी में पंजाब में गुरु नानक ने सिख समुदाय की स्थापना करी थी, ठीक है। ईश्वर की एकता, एक ओंकार का संदेश फैलाया और इनको जो मानने वाले थे, गुरु नानक को मानने वाले लोग सिख कहलाए, ठीक है। सिख का आरंभ एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन मुगल शासकों के बढ़ती हुई उत्पीड़न से सिख गुरुओं ने विवश होकर इन युद्ध में भाग लिया, ठीक है। एक आपको कहानी मिलेगी टकराव जहांगीर से, मुगल बादशाह जो जहांगीर था इसके साथ मिलेगी। सिख के उस समय गुरु हुआ करते थे अर्जुन देव।
और जहांगीर का विद्रोह करने वाला एक बेटे को अपने यहाँ शरण दे दी थी। जहांगीर उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था और गुरु अर्जुन देव ने अपने यहाँ रख लिया था। इसी बात पर गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव के पुत्र हुए गुरु हरगोविंद, और इन्होंने पूर्णतः सिख समुदाय में सैन्य प्रशिक्षण सिख सेना बनाया ताकि मुगलों से लड़ाइयां लड़ी जा सके। अब एक आप कहानी देखोगे, अच्छा एक देखो गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिखों का पवित्र ग्रंथ होता है। जब गुरु बनने की परंपरा हो खत्म हो गई तो गुरु ग्रंथ साहिब से ही इन्हीं को अब गुरु मान लिया गया है। इसको पहली बार पूर्ण रूप से लिखने का काम किया था गुरु अर्जुन और गुरु तेग बहादुर ने। इसमें बाद में ऐड किया, गुरु अर्जुन ने लिखने का काम किया, गुरु तेग बहादुर ने इसमें कुछ ऐड किया बाद में। ठीक है, एक और कहानी है यहाँ पे। 1675 में कश्मीर में रहने वाले पंडितों का एक समूह इस्लाम उत्पीड़न से सुरक्षा का मांग करने के लिए गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा था। ठीक है, और गुरु ने उनके साथ खड़े होने एवं शहादत स्वीकार करने का निर्णय लिया था। और औरंगजेब ने फिर गुरु तेग बहादुर का, यानी कि कश्मीर के पंडित थे वो मुगल से त्रस्त होकर गुरु तेग बहादुर सिख धर्म में मदद मांगने गए। गुरु तेग बहादुर ने उनका साथ देने का निर्णय लिया, लेकिन औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया तथा कहा कि आप इस्लाम स्वीकार करो। तो इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और फिर औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, और चांदनी चौक पर सार्वजनिक रूप से गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तब जाकर सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे, यहां देखेंगे गुरु तेग बहादुर का गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु हुए सिख के, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। खालसा पंथ क्या है कि न्याय, समानता, आस्था की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध एक सैन्य भाईचारा है जो प्राणों की चिंता किए बिना मुगल सेना से भिड़ता था। यानी कि खालसा एक सेना थी सिख धर्म की जो मुगल से लड़ने के लिए बनाई गई थी। ये आप गुरु गोविंद सिंह को देख रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। तो जो चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था औरंगजेब ने, तो वहीं पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। इसका नाम ही पड़ गया है शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ, एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, तो विशेष रूप से मराठाओं के आक्रमण के कारण, ठीक है, इसमें कई फैक्टर हुए। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, इधर मराठाओं का आक्रमण बढ़ गया था, पंजाब क्षेत्र में सिख आ गए थे। ठीक है, और सिख को फिर से एकत्रित करने का काम एक किए महाराजा रंजीत सिंह ने, सिख को पूर्णतः एकत्रित किए। ठीक है, तो ये था। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया, दिल्ली सल्तनत, सिख कर लिया, राजपूत कर लिया, या होम, ईस्टर्न गंगा, गणपति, ये सारे टॉपिक हमारी डिस्कस हो गई है। अब देखते हैं प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही है हमारी दिल्ली सल्तनत के, सबसे पहले फिर मुगल के देखेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में मुख्य हेड होता था सुल्तान। इसके पास राजनीतिक शक्तियां थी और सैन्य प्रमुख के रूप में पूरे अधिकार थे। यानी कि ये सारे प्रशासन का भी हेड था और सेना का भी हेड था। ठीक है, आय का क्या सोर्स था इसका, तो शुल्क और टैक्स लेना, कलेक्टिंग फी एंड टैक्सेज, इससे ये आय का सोर्स था इसके। ठीक है, सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, इसमें बहुत से विभाग बने हुए थे। अच्छा, प्रशासन के लिए एक इक्ता प्रणाली थी। इक्ता प्रणाली क्या करता था, छोटे छोटे एरिया को बांटा गया था और वहां से कर तहसीला जाता था, और जो कर तहसीलते थे वो इक्तदार होते थे और छोटा छोटा एरिया इक्ता कहा गया था। ठीक है, इसी प्रकार से सैन्य रख रखाव के लिए इक्ता लोग सैन्य का भी रख रखाव करते थे अपने पास। ये मुख्य रूप से इक्ता प्रणाली हमको दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मुगल प्रशासन में देखेंगे तो मुगल प्रशासन में कुछ खास चीज आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, सबसे अधिक अगर प्रशासन नियंत्रण में बात करें
तो अकबर का नाम आता है। अकबर रिकॉग्नाइज हिज एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, अकबर ने काफी अच्छे से अपने प्रशासन का नियंत्रण किया। दीवान, जो व्यक्ति दीवान था वो फाइनेंस का हेड था, यानी कि वित्त रुपया पैसा संभालता था, दीवान नाम का व्यक्ति। ठीक है। जो मीर बख्शी था वो मिलिट्री देखता था, मिलिट्री को देखने वाला मीर बख्शी था, जिसे आप आज रक्षा मंत्रालय कहते हो, मीर बख्शी था। आज जिसे वित्त मंत्रालय कहते हो, दीवान था। ठीक है। सदर, सदर जो व्यक्ति था वो न्याय देखता था, जिसे आप आज कोर्ट कचहरी बोलते हो, वो जस्टिस उस समय देखता था मुगल बादशाह में। ठीक है, ये सारी चीजें थे। इन मंत्रियों को साम्राज्य के 12 प्रांत, 12 प्रोविंसेस में, 12 प्रांत में नियुक्त किया गया था, और आगे इनको और छोटी इकाइयों में बांटा गया था। ठीक है। उसके बाद एक अकबर की काफी यहां देखते हैं परंपरा आती है, मनसबदारी सिस्टम। ठीक है। अबुल फजल थे राइटर, इन्होंने एक बुक लिखा था आईने अकबरी, इसमें अकबर के सारे प्रशासन के बारे में पूरा डिटेल लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है। मनसबदारी प्रणाली में क्या होता था कि आपको एक पद होता था, ठीक है, और इसमें हाथिया और कुछ सैनिक दिए जाते थे, जिसके पास जितना अधिक सैनिक और हाथियों को दिया जाता था वो सबसे बड़ा मनसब होता था, क्योंकि वो सेना जब युद्ध वगैरह की बारी आए तो तुरंत इकट्ठा हो जाए। ठीक है, यही था मनसबदारी व्यवस्था। अच्छा, उनको खर्च करने के लिए क्या होगा, तो जागीर सिस्टम था, यानी कि भूमि दिया जाता था और बोला जाता था इससे जो अब टैक्स मिले इससे अपना खर्चा चलाओगे, ये जागीरदारी कही जाती थी। ठीक है। अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। ठीक है, इन्होंने एक कुशल राजस्व प्रणाली प्रारंभ की और फसल की पैदावार और कीमतों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर हुए टोडरमल, आप टोडरमल को देख सकते हो, अकबर फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने काफी रेवेन्यू कलेक्शन में एक प्रणाली का उपयोग किया था। अब लोगों का जीवन कैसा था, तो देखिए लोगों का इस समय जीवन क्या था कि राजनीतिक शक्तियां बार बार परिवर्तन हो रही थी, कृषि प्रधान था, कारीगर भी थे, उद्योग भी था, समुदाय था, मंदिर आधारित गतिविधियां भी थी। ठीक है, इन सारी चीजों से व्यापार होता था। सल्तनत काल में बात करें तो बुनियादी ढांचे में कुछ प्रगति हुआ, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने कई सिंचाई के लिए नहरें आदि का निर्माण कराया था। मुगल काल में बात करें तो सभी का विस्तार हुआ, धातुओं के सिक्के वगैरह प्रचलन में थे, चांदी का रुपया और तांबे का दामा चलाया था। दाम, सॉरी, मुगल शासन में जो चांदी का सिक्का चला उसका नाम रुपया था, रुपया आज भी चल रहा है, और जो तांबे का सिक्का था उसका नाम दाम था। कृषि ही इसका मुख्य आधार था। अगर हम देखेंगे तो भारत में कृषि ही मुख्य रहता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है दाम ऑफ कॉपर, कृषि ही मुख्य आधार था। ठीक है, और कृषि का ही हिस्सा जो सुल्तान था वो अपने रूप से, कोई सुल्तान 1/10 भाग भी लेता था, कोई 1/5 भाग भी लेता था। ठीक है, सिंचाई प्रणाली कुछ बढ़ी थी। अगर बात करें तो इसमें चावल, गेहूं, जौ, गन्ना, मसाले इत्यादि की खेती भी होती थी। यहाँ देख सकते हो मल्टीपल क्रॉप्स होते थे, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, स्पाइसेज वगैरह की। वस्त्र में अगर बात करें हम लोग तो सिल्क के ऊनी वस्त्र, ये सब भी जूट वगैरह की भी होती थी। ठीक है। अब किसानों की टोटल आय वगैरह वो शासन की उदारता पर निर्भर करती थी। भारतीय वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था बाहर में, कालीकट, मैंगलोर, मसूलीपट्टनम, हुगली से और भारत की वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था। अत्यधिक हमारे यहाँ निर्यात ही किया जाता था, काफी कम आयात होते थे उस समय। ठीक है। इकोनॉमी एक्टिविटी का सेंटर मुख्य रूप से हमारे यहाँ मंदिर हुआ करते थे, टेम्पल आर सेंटर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक है। अब यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि अगर शुरुआती काल में जितना भारत की समृद्धि देखी गई, प्रोस्पेरिटी देखी गई, वहीं 1600 के आसपास हमने देखा कि आर्थिक संकट उभरने लगे। करों और बिचौलियों के भुगतान के बाद किसानों के पास प्रायः अपनी ऊपर, किसान के पास कर वगैरह का बोझ ज्यादा होने लगा, तो किसान के पास बचत कम होने लगी थी उस समय। ठीक है। कई किसानों को अपनी भूमि गंवानी पड़ती थी, बंधुआ मजदूर बनना पड़ता था, शिल्पकारों और मजदूरों को काफी कठिन परिस्थितियां का सामना होने लगा था। ठीक है।
अगर टोटल कंक्लूजन के रूप में हम अगर इसको देखते हैं हम, तो यही देखते हैं कि अब मध्यकालीन रूप से आर्थिक रूप से समृद्ध रहा, लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा भारत। मध्यकालीन भारत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत से मुगल तक के देखते हैं, तो यहाँ तो समृद्ध भारत रहा। भारत में शिल्पकार, मजदूर, वस्त्र उद्योग, कपड़ा वगैरह, अनाज, सब में संपन्न रहा, लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। बार बार सत्ता का परिवर्तन होना, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश का आना, परिवर्तन होना, आक्रमण होना, इन सब से कठिनाइयों से सामना हुआ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही देखा, मध्यकालीन भारत का प्रशासन देखा मुगल का, कुछ कुछ सुधार के काम हमने देखा कि इक्तादारी व्यवस्था जहां लागू हुई थी दिल्ली सल्तनत में, वहीं अकबर ने कई रिफॉर्म किए, मनसबदारी, जागीरदारी व्यवस्थाएं शुरू करी थी। ओके, थैंक यू। Here we finish the chapter 2 of standard 8.